चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, क्लास 8 का चैप्टर 2 जिज्ञासा बुक का अदृश्य जीव जगत हमारी आंखों की क्षमता से पढ़े। ठीक है, तो ये जो मैं आपको महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स आज पढ़ा रहा हूँ, अगर इस पॉइंट को आपने समझ लिया तो समझिए कि आपके पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। ओके, तो चलिए चैप्टर्स को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म जीव छोटे आकार के जीव होते हैं। जी हाँ, सूक्ष्म जीव उसी को कहते हैं जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव छोटे आकार के जीव होते हैं और इन्हें सूक्ष्मदर्शी के बिना नहीं देखा जा सकता। जी हाँ, सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि हम उसको ऐसे देख ही नहीं सकते। जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, हम लोग सारे चीज़ों को देख रहे हैं, तो सूक्ष्म जीव ऐसे दिखाई देते ही नहीं हैं। उसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप की मदद से जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देते वो भी चीज़ें दिखाई देने लगेंगे, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट समझते हैं। सूक्ष्मजीव सभी प्रकार के वातावरण में, यहाँ तक कि पौधों एवं जंतुओं के शरीर में भी रह सकते हैं। जी हाँ, सूक्ष्मजीव सभी प्रकार के वातावरण में होते हैं। कीचड़ में होते हैं, रेत में होते हैं, टॉयलेट में, बाथरूम में। ठीक है, तुम हर जगह देख सकते हो सूक्ष्मजीव होते हैं। हमारे बॉडी में भी होते हैं, बॉडी के अंदर भी होते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो प्लांट्स हो। ठीक है, एवरीवेयर, हर जगह सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये हमारे हाथों पर ना जाने कितने सारे सूक्ष्मजीव होंगे, इस पर भी होंगे, पूरे बॉडी में होंगे, यहाँ तक कि हमारे बॉडी के अंदर भी होंगे। ठीक है, तो सूक्ष्मजीव सभी जगह सभी वातावरण में आपको पाए जाएंगे। कीचड़ वगैरह, ठीक है, कूड़े वगैरह जहाँ होते हैं, टॉयलेट, बाथरूम, मतलब हर बेड वगैरह, हर चीज़ पर, हर जगह सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि हम उसको देख ही नहीं सकते। और जहाँ माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो हमें समझ में आएगा, ओ गॉड, बहुत बड़ा बड़ा सूक्ष्मजीव है भाई। ठीक है, और फिर आपको कहीं रहने का ही मन नहीं करेगा। एक बार आप दही जो हम लोग खाते हैं ना, कर्ड, दही को अगर आप माइक्रोस्कोप से देख लीजिएगा तो मैं बता रहा हूँ पूरी ज़िंदगी आप दही को टच भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, और मैं बता दूँ जो सूक्ष्मजीव होते हैं वह अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छे का मतलब वो हमारे मित्र भी होते हैं। मित्र का मतलब वो हम उसको खाएंगे तो हमारा बॉडी फिट फाट रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, एनर्जी मिलेगा, ताकत मिलेगा। ठीक है, और कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो अच्छे के लिए होते हैं, खराब के लिए भी होते हैं। ठीक है, और उसमें भी दही वगैरह में बहुत सारे होते हैं सूक्ष्मजीव। अगर हम उसको खाएंगे पिएंगे तो तबीयत खराब थोड़ी ना होगा। वो तो अच्छा सूक्ष्मजीव होता है, वो तो हमारा मित्र होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट तीसरा पॉइंट समझते हैं। सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय का मतलब जो एक कोशिका के बने होते हैं, अथवा बहुकोशिकीय यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं के बने होते हैं। जीवाणु और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आपको पॉइंट मिल गया। ठीक है, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय भी होते हैं। अगर आपसे कोई कहेगा कि सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, तो एक कोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय का मतलब क्या होता है? जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं। बहुकोशिकीय का मतलब जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं। जी हाँ, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि एक कोशिकीय जीव के दो एग्जाम्पल बताओ, तो क्या बताओगे? जीवाणु, प्रोटोजोआ। ठीक है, और भी होते हैं, पैरेन्काइमा, कैलेन्काइमा, स्पाइरोगाइरा, ये सब भी होते हैं, लेकिन जो बुक में लिखा हुआ वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं? दो नाम बताओ बच्चों, तो क्या होगा? जीवाणु और प्रोटोजोआ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं यहां से। एवं कवक एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। जी हाँ,
आपसे पूछ सकता है फंगी का मतलब कवक। कौन ऐसा सूक्ष्म जीव है जो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं? तो वो क्या है भाई? कवक, यानी कि फंगस, जिसको हम लोग फंगी बोलते हैं। प्लूरल होता है ये, फंगी प्लूरल। तो कवक होता है। कवक क्या होता है? वह एक कोशिकीय भी होता है और फिर बहुकोशिकीय भी होता है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट दिस। कोशिका जीवन की एक मूलभूत इकाई है। जी हाँ, कोशिका हमारे जीवन की एक मूलभूत इकाई है। इसका मतलब ये है कि एक अगर मकान बनता है, घर बनता है, बिल्डिंग्स बनते हैं, ईंटों की मदद से बनते हैं, तो उसका मूलभूत इकाई क्या हो गया? ईंट हो गया। इसी तरीके से हम लोगों का जो मूलभूत जो इकाई है वो क्या है? चमड़ा नहीं है, वो क्या है? कोशिका है। याद रखिएगा, वही कह रहा है, कोशिका जीवन की एक मूलभूत इकाई है। कोशिका ही है हमारे बॉडी में जिसके वजह से हम खड़े हैं। समझ में आया? हमारी बॉडी में मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। एक घर को बनने में उसका मूलभूत इकाई सबसे ज्यादा किसका रोल होता है? ईंट का। ठीक है, तो मूलभूत इकाई का मतलब ये होता है जिससे चीजें बने होते हैं, और हमारे पूरे बॉडी कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, प्लांट्स कोशिकाओं के बने होते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सभी सजीवों का शरीर एक कोशिकाओं से बना होता है। जी हाँ, सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। ये तो मैं पहले ही बता दिया। सभी सजीवों का शरीर, सजीव का मतलब जितने भी जानवर हैं जो चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं, या फिर जहाँ रहते हैं सिर्फ हिलते डुलते हैं जैसे पेड़ पौधे, वह सभी कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट नेक्स्ट, एक कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं। जी हाँ, एक कोशिका में बहुत सारे घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो जीवों को उनके कार्य संपन्न करने एवं जीवित रहने के लिए सहायता करते हैं। जी हाँ, हमारे दिल को धड़काने के लिए वो अलग कोशिकाएं होते हैं, बहुत सारे कोशिका मिलकर जो दिल को धड़काते हैं, बहुत सारे कोशिकाओं मिलकर जो क्या करता है, भोजन को पचाते हैं, बहुत सारे कोशिकाओं मिलकर वो अलग अलग काम करते हैं, वो अकेला नहीं कर पाते। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट को। नाउ अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट। यस, दिस पॉइंट अंडरस्टैंड। एक सामान्य कोशिका एक कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। जी हाँ, जो कोशिका होता है तो एक समान कोशिका झिल्ली, यही है कोशिका झिल्ली। ये क्या है भाई? ये हमारा कोशिका झिल्ली होता है। यही क्या है? कोशिका झिल्ली, जिसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कहते हैं इसको। और इसी के अंदर बहुत सारे चीजें होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम एल है, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, और फिर वैक्यूल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका के अंदर बहुत सारे चीज होते हैं। अब तो आपको पता चल गया कि कोशिका एक छोटी इकाई नहीं होती, बल्कि कोशिका का मतलब होता है उसके अंदर खुद इतने सारे चीजें रहते हैं, तो कोशिका एक बड़ी इकाई है। याद रखिएगा, कोशिका है। ठीक है, तो आपको पता चल गया यह पॉइंट। एक सामान्य कोशिका एक कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। एक सामान्य, ये एक कोशिका है और ये एक झिल्ली से घिरी हुई है, घिरी होती है, जो कोशिका द्रव से भरी होती है। इसके अंदर जेली लाइक वाटर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं। समझ में आया? ताकि ये सब हिले डुले नहीं। ठीक है, जैसे हम टीवी खरीदते हैं तो उसके अंदर फॉर्म होते हैं, मोबाइल खरीदते हैं तो उसके अंदर फॉर्म होते हैं, चाहे वो कहीं से भी आए, कैसे भी आए, वो अपने आप को बर्दाश्त कर लेगा, फॉर्म लगे होते हैं। इसके अंदर भी, कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके अंदर ना वाटर होते हैं, ठीक है, जेली लाइक वाटर होते हैं जो भरे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। द्रव का मतलब लिक्विड चीजें होते हैं, ठीक है, ताकि ये चीजें हिले डुले नहीं तो पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ था, यहाँ आ गया, लाइसोसोम यहाँ है, यहाँ चला गया, ठीक है। तो इसके लिए पानी का होना जरूरी होता है, ठीक है, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली के अंदर बहुत सारे कोशिकाओं के अंग होते हैं और बहुत सारे कोशिकाओं के अंग में एक लिक्विड द्रव होते हैं जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, कोशिका द्रव से बड़ी होती है और इसमें एक केंद्रक होता है। जी हाँ, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही क्या है? केंद्रक है यार। केंद्रक का मतलब सेंटर, ठीक है। न्यूक्लियस, यही न्यूक्लियस होता है जो सारे कोशिकाओं के अंग के कंट्रोल करने का काम करता है, चल देख रेख करता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर सारे चीजों को देख रेख कर रहा है ना भाई, भारत में जो भी हो रहा है, वैसे ही ये न्यूक्लियस काम करता है, ठीक है। जिस तरीके से पूरे बॉडी को कंट्रोल ब्रेन कर रहा है ना, उसी तरीके से एक कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं और बहुत सारे अंग को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है, केंद्रक करता है। वो कहता है कि चल ऐसे कर, ऐसे कर, वैसे कर, ठीक है। हमारे घरों में एक गार्जियन होते हैं ना, एक पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, या तो फादर हो या मदर हो, वही क्या करते हैं? पूरे घर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और ज़्यादातर तो मॉम ही होती हैं, ठीक है, मदर जी ही होती हैं जो पूरे घर को कंट्रोल करती है। लड़का चल ऐसे कर, ओ चल पढ़ने जा, ये कर, नालायक वो गलती कर, मार, डंडे डंडे मार, डंडे मार, ठीक है। तो मदर न्यूक्लियस का काम करती है जो सारे लड़कों को, अपने बच्चों को से लेकर बाहर तक सब चीज देखभाल करती हैं, ठीक है। तो वैसे ही न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है जो सारे कोशिकाओं के अंग को देख रेख का काम करने का काम करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पादप कवक। पादप का मतलब प्लांट, पेड़ पौधे, उसमें जो कवक होते हैं। और जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। जी हाँ, समझ में आया? कोशिका भित्ति यानी कि क्या होता है? इसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। कोशिका भित्ति को क्या बोलते हैं? सेल वॉल। जैसे कि ये कोशिका झिल्ली हो गया और इसी के ऊपर कोशिका भित्ति ऐसा होता है बेटा, कोशिका भित्ति। और ये किस में होता है? ये किस में होता है? पादप, प्लांट्स में पा जाते हैं। कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पा जाते हैं, लेकिन कोशिका जो झिल्ली होता है, जो कोशिका झिल्ली होता है, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। नाउ तो याद रखिएगा, ये पादप यानी कि पेड़ पौधे, कवक और जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त, चारों ओर देख रहे हो, चारों ओर एक अतिरिक्त, यही तो है एक अतिरिक्त, यही तो है एक अतिरिक्त, एक अतिरिक्त आवरण होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोशिका भित्ति कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट्स में पाए जाते हैं, ओनली इन प्लांट्स, ठीक है। कोशिका भित्ति प्लांट्स में पाए जाते हैं। जीवाणु में एक सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट। कोशिकाएं आकार एवं माप में विभिन्न होते हैं। जी हाँ, कोशिकाएं जो होते हैं उसका आकार और माप यानी कि साइज और उसका माप अलग अलग होता है, ठीक है, भिन्न भिन्न होते हैं। उनका आकार उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य से संबंधित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये पॉइंट समझते हैं फिर। जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। जी हाँ, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? तो बोलिएगा, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विषाणु भी आकार में छोटे होते हैं। विषाणु याद रखिएगा, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं यानी कि अलग होते हैं, क्योंकि वे केवल परपोषी जीव के भीतर ही प्रजनन करते हैं, ठीक है। और वो परपोषी का मतलब किसी के ऊपर होस्ट करके अपना फूड को प्रिपरेशन करते हैं। जैसे हमारे पेटों में जोक वगैरह होते हैं, बाल में जू वगैरह होते हैं, तो उसको परपोषी कहते हैं, ठीक है, जो भीतर ही प्रजनन करते हैं। प्रजनन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि वो बढ़ते रहते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं भाई।
आगे पढ़ते हैं, जो भी है आज समझ लेते हैं, बस यही तो पॉइंट है आपका, उसके बाद खत्म। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक अथवा हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं हमारे लिए लाभदायक अच्छा भी होता है, ठीक है, जो हम खाते हैं दही में, ब्रेड में, ठीक है, और कुछ हानिकारक भी होते हैं, ठीक है, जैसे रोटी खराब हो गया, चावल खराब हो गया और उसको खाएंगे तो बीमार तो पड़ेंगे ही, बॉडी डैमेज होगा, हो सकता है कि हम मर भी जाएं, तो इसलिए सड़े गले चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ सूक्ष्मजीव पौधों एवं जंतुओं के अपशिष्ट को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है और पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। जी हाँ, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सूक्ष्मजीव का यूज किया जाता है, ठीक है। कुछ सूक्ष्मजीव पौधों एवं जंतुओं के अपशिष्ट का मतलब वह पदार्थ जो खराब होते हैं को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं, ठीक है, और उसको पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी मदद करता है। तो याद रखिएगा, सूक्ष्मजीव जो होते हैं ये वातावरण को साफ सफाई करने में भी उसका यूज किया जाता है सूक्ष्मजीव का। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ सूक्ष्मजीव मटर, सेम और मसूर जैसी फलियों की मूल ग्रंथिकाओं में रहते हैं। ये वायु से नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं और मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो मटर, सेम और मसूर जैसी फलियों की मूल ग्रंथिकाओं में रहते हैं, इन सब चीज़ों में रहते हैं और वहाँ से वायु से क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। देखिए, हम लोग डायरेक्ट नाइट्रोजन ले सकते हैं, 78% नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे, खाक लेंगे नाइट्रोजन, नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो वो ना, पता है, वो सेम, मटर और मसूर जैसे राइबोसोम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन, वो वातावरण से क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन लेते हैं और जाकर प्लांट्स के रूट में छोड़ देते हैं और उस तरीके से प्लांट नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वायु से नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं और मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं और वो मृदा में जाकर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसका उर्वरती हो जाता है, वहाँ से पैदावार ज़्यादा होते हैं, फल ज़्यादा उगते हैं। याद रखिएगा, ओके। इसलिए कहा जाता है कि मटर, सेम और मसूर जैसी फलियों को थोड़ा उगाना चाहिए ताकि मिट्टी का उर्वरता बढ़ता रहे, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, यीस्ट का मतलब खमीर। जी हाँ, जो फूल जाते हैं, कोई चीज़ होते हैं ना वाइट सा, खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं, आपकी मॉम वगैरह कभी बनाई होंगी, कोई चीज़ खाने की बनाते हैं तो उसमें खाने वाला सोडा डाल देते हैं और खाने वाला सोडा डाल देते हैं तो वो फूल जाता है चीज़ें। वो ब्रेड्स वगैरह में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, रोटी वगैरह में भी यूज़ होते हैं, यीस्ट, खमीर यूज़ होते हैं, जब तो वो फूलते हैं, नहीं तो कहाँ से फूलेंगे भाई। एक बार मैं शादी में गया था तो मेरे अम्मी जी बोल रही थी, माता श्री बोल रही थी कि थोड़ा जल्दी से वो किया जाए, जल्दी से जल्दी, अब लड़की आएगा भाई अब, ठीक है। गांव में कन्या बोलते हैं कि धनिया बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, कन्या बोलते हैं, कन्या, देवी बोलते हैं, देवी सबसे अच्छा वर्ड होता है, लक्ष्मी, हाँ। तो लड़की आने वाला है, जल्दी से जल्दी आप आटे को गूंदिए ताकि कुछ बने मीठी चीज़ें, उसमें खमीर भी, उसको गूंदने में तो बहुत समय लगेगा। तो चोरनी की शक्ल से लड़कियां बोल रही हैं, जो औरतें थी वो बोले कि इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, ये तो 10 मिनट का काम है। हमें कैसे 10 मिनट, तो बस क्या, खाने वाला सोडा डाल गया और बस मिला दो, हो गया काम तुरंत, ठीक है। तो वो होता है खमीर। तो यीस्ट का मतलब खमीर होता है, याद रखिएगा। खमीर एक प्रकार का कवक होता है, तो याद रखिएगा, खमीर क्या है, एक तरह का कवक होता है। यीस्ट जो खाने वाला सोडा होता है वो एक कवक होता है जिसका उपयोग पाव रोटी, आ गया ना, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, याद रखिएगा, इडली, ओहो, डोसा, मोटू पतलू याद आ गया मुझे अब तो, ठीक है,
और भटूरे, यार सब मोटू पतलू ही याद आ रहा है, बनाने में किया जाता है। आगे समझ में, अब तो आपको पता चल गया कि ईस्ट का यूज़ यानी खमीर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए, ईस्ट एक कवक होता है जिसका उपयोग हम लोग पाव रोटी यानी कि ब्रेड, केक में, पेस्ट्री, इडली, डोसा, ठीक है, और भटूरे बनाने में किया जाता है। आगे समझ में आपको, ठीक है। दिस इज लास्ट लाइन फॉर यू एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो, ओके। तो सी दिस हियर, लैक्टोबैसिलस। ओहो, ये तो नाम सुनते ही मुझे पता है कि इसका आंसर क्या होगा। लैक्टोबैसिलस का उपयोग घर पर दही जमाने और खाद्य उद्योग में किण्वन प्रक्रिया में किया जाता है। जी हाँ, याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? दूध को दही में जो चेंज करता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। यही लैक्टोबैसिलस होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया आपको? ओके, नमस्कार, जय हिंद। ये आपका चैप्टर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, ठीक है। फिर मिलेंगे।